इमाम मेहदी का सबसे बड़ा दुश्मन सुफियानी। मैं खुफिया सफीर हूँ, सारी दुनिया के बादशाह था, जो इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले शाम में कत्ले आम मचाएगा। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को कत्ल करेगा। लेकिन आखिर इसका ज़ुहूर होगा कैसे, और क्या आज के टाइम में सुफियानी आ चुका है? चले जानते हैं। सुफियानी के बारे में जानने से पहले हमें शाम के बारे में जानना होगा, क्योंकि हदीसों में जब भी सुफियानी का जिक्र आया है तो इसके साथ शाम का नाम भी लिया गया है, क्योंकि सुफियानी का ज़ुहूर शाम ही से होगा और क़यामत से पहले शाम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, शाम में बरकत है क्योंकि इस पर फरिश्तों ने अपने पर फैलाए हुए हैं। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक के लिए लड़ता रहेगा और अपने दुश्मनों पर गालिब रहेगा, और वो गिरोह शाम ही से होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम इस्लाम का दिल है और क़यामत के दिन हश्र का मैदान भी शाम में ही होगा। मजीद फरमाया, जब आजमाइशें बढ़ जाएं और फितने फैलने लगें तो ईमान शाम की तरफ लौट जाएगा, जैसे सांप अपने बिल की तरफ लौटता है। जब शाम के लोग करप्ट हो जाएं तो समझ लो कि तुम में कोई भला इंसान बाकी नहीं रहा। ये तमाम हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बारे में फरमाई। लेकिन आखिर शाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब शाम में आज का फलस्तीन, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान जैसे रीजन्स शामिल थे और इस पूरे इलाके को शाम कहा जाता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इराक छोड़कर शाम आए तो वहीं रहने लगे, जिसका जिक्र कुरान में भी है। हमने उसे और लूत को इस सरजमीन तक पहुंचा दिया जिसे हमने तमाम कौमों के लिए बरकत दी है। इनके बाद अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को साथ लेकर शाम जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी फिलिस्तीन में ही पैदा हुए, जो कि उस वक्त शाम का हिस्सा था। इसी वजह से शाम को नबियों की सरजमीन कहा जाता था। लेकिन फिर शाम रोमन एम्पायर के अंडर आ गया और पूरे शाम पर रोमन्स की हुकूमत कायम हो गई। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, शाम मेरे कदमों के नीचे होगा, और फिर ऐसा हुआ भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ी, जिसका नाम था जंगे यरमुक। इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों को लीड कर रहे थे और इनकी बेहतरीन स्ट्रेटजी के चलते मुसलमानों को फतह हुई और शाम मुसलमानों के अंडर आ गया। इसके बाद शाम पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत कायम हुई और शाम पूरी मुस्लिम दुनिया का एक सेंटर बनने लगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद बिन अबू सुफियान को शाम का गवर्नर लगा दिया, मगर बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के भाई मुआविया को शाम का गवर्नर लगा दिया। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रूल था कि वो 4 साल बाद हर गवर्नर को चेंज कर देते थे। मगर अफसोस के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 4 साल पूरे होने से पहले ही शहीद कर दिया गया। इनके बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने और वो मुआविया के कबीले के थे, इसलिए उन्होंने 12 साल तक मुआविया को गवर्नर की पोस्ट से नहीं हटाया। इन 12 सालों में मुआविया ने बैतुल-माल का पैसा लोगों में बांटकर पूरे शाम पर अपना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर लिया और शाम के लोग इसे अपना लीडर मानने लगे। मुआविया बैतुल-माल से पैसा चोरी करके लोगों को देता था और लोग इससे खुश रहते थे। फिर जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने और उन्होंने मुआविया के खिलाफ जंग की, मगर मुआविया ने धोखे से सुलह कर ली और बाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी एक एग्रीमेंट किया, क्योंकि इसने पैसे देकर कई गवर्नर्स को खरीद लिया था। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया और इसके बाद पूरी हुकूमत मुआविया के कब्जे में आ गई। इसने सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और खजाने दमास्कस शिफ्ट कर दिए। इसने बहुत करप्शन की और इमाम अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की वजह से इनके चाहने वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इसने बहुत से सहाबा को शहीद कर दिया जो इमाम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। फिर इसने अपनी पूरी हुकूमत में ऑर्डर्स जारी कर दिए कि जो भी अली से मोहब्बत करे या जिसका नाम अली हो उसे कत्ल कर दिया जाए, और यूं पूरे शाम में कत्ले आम हुआ। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया की हुकूमत को काट खाने वाली बादशाहत कहा था। फिर मुआविया के बेटे यजीद ने अपने बाप की मौत के बाद इमाम हुसैन और इनके खानदान पर जुल्म किया, मक्का और मदीना के मुसलमानों को कत्ल किया और इनकी औरतों का रेप हुआ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर शाम के दरबार में लाया गया तो पूरे शाम में खुशियां मनाई गई।
और अब वही शाम जो कभी नबियों की सरजमीन हुआ करता था अब जालिमों के कब्जे में आ गया था। फिर यजीद की मौत के बाद कुछ टाइम तक बनु उमैया ने शाम पर हुकूमत की, मगर बाद में बनु अब्बास ने उन्हें शिकस्त देकर शाम को फतह कर लिया और इसके बाद शाम पर कई मुसलमान हुकूमतें आती रही। फिर सीरिया पर बशर अल असद की हुकूमत आ गई, जो कि एक डिक्टेटर था। इसकी फैमिली कई डिकेड से सीरिया पर हुकूमत कर रही थी और ये एक शिया खानदान था, जबकि सीरिया में तकरीबन मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नी मुसलमानों की थी। ये बशर अल असद भी शिया था, लेकिन अलवी शिया था। ये अलवी शिया वो फिरका है जिससे शिया भी नफरत करते हैं, क्योंकि ये अलवी शिया हजरत अली को खुदा मानते हैं और इसी अलवी शिया की हुकूमत सीरिया पर कायम थी। ये वो टाइम था जब अरब वर्ल्ड में अरब स्प्रिंग के नाम से टूनीसिया, इजिप्ट, लिबिया और यमन में प्रोटेस्ट्स हो रहे थे। मगर सीरिया में ऐसा नहीं था। वहाँ बशर अल असद पीसफुली हुकूमत कर रहा था और लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि प्रोटेस्ट करने पर सख्त सजा दी जाती थी। लेकिन फिर एक दिन एक लड़के ने स्कूल की दीवार पर ये लिख दिया, जिसका मतलब था अब अगला नंबर बशर अल असद का है। यानी वो ये बताना चाहता था कि इसकी हुकूमत अब खत्म होने वाली है। इस लड़के का नाम मुआविया था। जब हुकूमत को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुआविया और इसके साथ दूसरे लड़कों को अरेस्ट कर लिया और उन्हें बुरी तरह टॉर्चर का निशाना बनाया, ताकि लोगों के लिए एक मिसाल कायम की जाए कि जो भी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होगा इसका अंजाम भी यही होगा। जब अवाम ने ये सब देखा तो वो गुस्से से भर गए और बशर अल असद की डिक्टेटरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग कर दी। By August 2013, losing ground, Assad used chemical weapons against rebel-held suburbs of Damascus. जिससे कई लोग मारे गए, लेकिन इससे प्रोटेस्ट्स मजीद बढ़ गए और देखते ही देखते पूरे सीरिया में प्रोटेस्ट फैल गए। अब सीरिया के आम लोगों ने खुद एक फौज बना ली, जिसका नाम रखा गया फ्री सीरियन आर्मी। ये फौज बशर अल असद की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ने लगी और यूं सीरिया में सिविल वार शुरू हो गई। For some Syrians, especially minorities, it seemed like a choice between Assad and the jihadist killers of Islamic State. जब ये खबर दुनिया भर में फैली तो हर कंट्री ने अपने इंटरेस्ट के लिए इसमें इंटरफियर करना शुरू कर दिया। ईरान और रशिया बशर अल असद के साथ खड़े हो गए, क्योंकि ईरान चाहता था कि सीरिया में शिया हुकूमत कायम रहे, इसलिए ईरान ने इसको सपोर्ट किया। जबकि सऊदी अरब, कतर और टर्की इन रेबल्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सीरिया से शिया हुकूमत खत्म हो और वहाँ सुन्नी हुकूमत कायम हो। अब जाहिर है कि अमेरिका कैसे पीछे रह सकता था। अमेरिका ने सीरिया पर कंट्रोल हासिल करने का ये मौका देखा। अमेरिका चाहता था कि बशर अल असद की हुकूमत गिर जाए और वहाँ अपना कोई लीडर बिठाया जाए। इसी वजह से CIA ने रेबल्स को वेपन्स देना शुरू कर दिया और उन्हें बशर अल असद के खिलाफ प्रॉपर सपोर्ट दी। इसी दौरान आइसिस ने भी मैदान में एंट्री मारी और इसने भी बशर अल असद के खिलाफ जंग शुरू कर दी। इसके बाद पूरा सीरिया जंग का मैदान बन गया। लाखों लोग मारे गए, गुर्बत और भूख फैल गई और पूरा कंट्री तबाह हो गया। अमेरिका और इजराइल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक्स की और सीरिया की इकोनॉमी तबाह कर दी। लेकिन आखिरकार रिबल्स ने सीरिया पर कब्जा कर लिया और बशर अल असद रसिया भाग गया। इसके बाद अबू मोहम्मद अल जोलानी सीरिया का अगला प्रेसिडेंट बन गया, जिसे अमेरिका ने प्रेसिडेंट बनाया था। ये वही शख्स था जिसके सिर पर अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था, क्योंकि वो अलकायदा का मेंबर रह चुका था। लेकिन ये सीरिया का प्रेसिडेंट कैसे बन गया? ऑब्वियसली क्योंकि जोलानी अमेरिका का पपेट बनकर हुकूमत करेगा, और ऐसा ही हुआ। आज तक जोलानी अमेरिका और इजराइल का पपेट है और इसी जोलानी के बारे में कई मुसलमान दावा करते हैं कि यही सुफियानी है। मगर क्या ये सच है? इसके लिए हमें हदीसों की किताबें खोलनी पड़ेंगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था सुफियानी की शक्ल और करतूत अपने बाप और दादा की तरह होगी, यानी जिस तरह मुआविया और यजीद ने अहले बैत के चाहने वालों का कत्लेआम किया था। इन्हीं बाप बेटे की नस्ल से एक इंसान निकलेगा जो अपने बाप दादा की तरह ये जुल्म करेगा, जो कि सुफियानी होगा, और वो भी अहले बैत के चाहने वालों को कत्ल करेगा। इसका चेहरा लाल और जानवर जैसा होगा, इस पर एक निशान होगा, इसकी नीली आंखें होंगी, जबकि उसका दिल लोहे की तरह सख्त होगा और वो बच्चों और औरतों तक को नहीं छोड़ेगा। वो इस उम्मत का फिरौन होगा, जो कि मोमिन के लिए एक आजमाइश होगा। सुफियानी का जुल्म उससे पहले के सारे जालिमों से बड़ा होगा। उसका दिल अहले बैत की नफरत से भरा होगा। वो हर उस इंसान को मार देगा जो अहले बैत के रास्ते पर चलेगा। वो शियों के सिर की कीमत लगाएगा। वो दिखने में एक इबादत गुजार इंसान होगा, लेकिन अंदर से मुनाफिक होगा, और वो शाम के एक महल में ओपनली लोगों के सामने एक औरत के साथ जमा करेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुफियानी के दिल में हमारे चाहने वालों से नफरत भरी होगी। इसकी हुकूमत खून और आग की होगी। अब इन सब में से एक भी हदीस जोलानी पर अभी तक तो फिट नहीं होती, सिवाय एक के वो वेस्टर्न पावर्स का पपेट है। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि सुफियानी एक सिस्टम होगा, जैसा कि सुफियानी अहले बैत के चाहने वालों से नफरत करेगा और
इन्हें कत्ल करेगा तो यही वो सिस्टम होगा। अगर देखा जाए तो यह सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है। 1980 में कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एंटी शिया आइडियोलॉजीज रखती थी, जैसे कि सिप्पा साहबा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हजारों शिया को कत्ल किया। पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में शियाओं पर अटैक्स किए, बॉम्ब्स ब्लास्ट किए गए, यहाँ तक कि शिया डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स तक को नहीं छोड़ा। ये सब तकरीबन 20 सालों तक चलता रहा और हजारों शिया कत्ल किए गए। यही वो सुफियानी सिस्टम है। आज भी पूरी दुनिया में अहले बैत के चाहने वालों को काफिर कहा जाता है और उन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, और ये सब तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो जोलानी है ये तो सुफियानी बिल्कुल नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी के इस दुनिया में आने से पहले शाम में 2 गिरोह आपस में लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी जब तक अल्लाह की तरफ से एक जलजला ना आ जाए जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। ये अर्थक्वेक मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत होगा और काफिरों के लिए अजाब होगा। यानी आज के शाम के इलाके जैसे सीरिया, लबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन में 2 गिरोह एक दूसरे से हुकूमत के लिए लड़ेंगे, जैसी आज इन कंट्रीज की हालत है। यहाँ फिर से एक जंग होगी जो कि शायद इसराइल और लुबनान के दरमियान होगी। इसराइल ने अब लुबनान पर एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी हैं। Following further Israeli strikes on southern Lebanon. क्योंकि लबनान उनके ग्रेटर इसराइल का ही पार्ट है, तो इसराइल एक एक करके इन सारे कंट्रीज पर हमला करेगा, जिससे ये जंग छिड़ेगी। ये जंग काफी टाइम तक चलती रहेगी, फिर अल्लाह एक जलजला भेजेगा जिससे काफिर मर जाएंगे और उससे मोमिनों की मदद होगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कई सिस्मोलॉजिस्ट्स ने ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि इस रीजन में एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, क्योंकि दमास्कस, अलेपो और होम्स जैसे रीजन्स जमीन की डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पर लाई करते हैं, जो कि जमीन की मोस्ट एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिससे फ्यूचर में एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। पहले भी दमास्कस में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था जिससे काफी तबाही हुई थी। ये अर्थक्वेक भी इसी जैसा होगा। इसी अर्थक्वेक से अल्लाह मोमिनों की उस जंग में मदद करेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस अर्थक्वेक के बाद तुम लोग ग्रे कलर के घोड़ों पर सवार लोगों को देखोगे जिनके पास पीले झंडे होंगे। ये मगरिब से आएंगे और सीधा शाम में जाकर रुक जाएंगे, जिसके बाद कत्ले आम होगा। यानी इस अर्थक्वेक के बाद शाम का कोई लीडर नहीं होगा और इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ फौजें शाम में आएंगी जो कि नेटो या फिर अमेरिकन फौज होगी, जो कि एक नई जंग शुरू करेंगी। यहाँ घोड़ों से मुराद टैंक्स, जेट्स या फिर आर्म्ड व्हीकल्स होंगे जिन पर यह फौज आएगी और जंग करेगी, क्योंकि जेट्स ऑलमोस्ट सारे ही ग्रे कलर के होते हैं। फिर दमास्कस का एक गांव कोलैप्स हो जाएगा जिसका नाम हरास्ता होगा, जो कि शायद से बॉम्ब्स और एयर स्ट्राइक्स की वजह से तबाह होगा। इस गांव के तबाह होने के बाद एक वादी से एक इंसान निकलेगा और वो दमास्कस के मिंबर पर जाकर बैठ जाएगा। वो अचानक एक भेड़िया की तरह जाहिर होगा और वेस्टर्न पावर्स के साथ मिला हुआ होगा। इसके साथ ऐसे फौजी होंगे जिनके दिल लोहे की तरह सख्त होंगे। वही सुफियानी होगा और फिर वो जुल्म करना शुरू करेगा। वो अपनी फौज को पूरे सीरिया में फैला देगा। इसकी आर्मी इराक में भी जाएगी और बगदाद और कूफा को कैप्चर कर लेगी। वो हर उस इंसान को मार डालेगा जिसका नाम अली, हसन, हुसैन या फातिमा होगा। यानी अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को वो कत्ल करेगा। खून की लहरें आ जाएंगी और वो किसी भी एक मोमिन को नहीं छोड़ेगा। ये जुल्म 9 महीनों तक चलेगा। फिर एक दिन काबा के सामने इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और कुछ लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे, जो कि 313 लोग होंगे। जब सुफियानी को पता चल जाएगा कि मक्का में इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है, तो वो दमास्कस में एक बड़ी आर्मी तैयार करेगा और उसे इमाम मेहदी के खिलाफ सीधा मक्का की तरफ भेजेगा। ये आर्मी दमास्कस से मार्च करती हुई मक्का की तरफ बढ़ रही होगी। पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखेगी कि एक इंसान को मारने के लिए इतनी बड़ी फौज जा रही है। लेकिन तभी अल्लाह की तरफ से एक मुजज़ा होगा। जैसे ही वो आर्मी रेगिस्तान में बैदा नामी जगह पर पहुंचेगी, इसी वक्त वो जमीन में धंस जाएगी। सारे फौजी मिट्टी की इस दलदल में धंस जाएंगे। इनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा सिवाय एक इंसान के, जो कि वापस जाकर सुफियानी को खबर देगा। ये मंजर दुनिया अपनी आंखों से देखेगी और फिर खुरासान से एक इंसान खड़ा होगा जिसका नाम शुएब इब्ने सालेह होगा, जो कि बनो तमीम कबीले से होगा। वो मुसलमानों की एक आर्मी जमा करेगा जो कि काले झंडों के साथ खुरासान से इमाम मेहदी को सपोर्ट करने जाएगी। ये रास्ते में आने वाली सुफियानी फौज को हराती हुई
ईरान और इराक से गुजरकर सीधा जेरूसलम जाएगी और वहां अपना झंडा गाड़ देगी। इसके बाद वो कूफा पहुंचेगी और कूफा को अपना बेस बना लेगी। फिर इमाम मेहदी कूफा जाएंगे तो वो आर्मी इमाम मेहदी को अपना लीडर मान लेगी और यूं कूफा इमाम मेहदी का बेस बन जाएगा। वही शहर जहां एक टाइम पर इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेस था। जबकि दूसरी तरफ सुफियानी दमास्कस में बैठा होगा और उसे पता चल जाएगा कि इराक इसके हाथ से निकल चुका है, मगर सीरिया अभी भी सुफियानी के अंडर होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसके दादा मुआविया का कैपिटल था। एक तरफ इमाम मेहदी होंगे जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे और उनका बेस भी इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरह कूफा ही होगा, जबकि दूसरी तरफ मुआविया की नस्ल से सुफियानी होगा जिसका बेस मुआविया की तरह सीरिया होगा। एग्जैक्टली जंगे सफीन की तरह। सुफियानी गुस्से में आकर एक बड़ी फौज तैयार करेगा। दूसरी तरफ इमाम मेहदी भी अपनी फौज तैयार करेंगे। इस वक्त तक सीरिया या इराक तबाह हो चुके होंगे। इमाम मेहदी अपनी फौज लेकर दमास्कस जाएंगे जहां सुफियानी होगा। और फिर यही दोनों फौजें आमने सामने होंगी और एक बड़ी जंग होगी। लाखों लोगों की मौत होगी और हर तरफ तबाही होगी। लेकिन इमाम मेहदी ये जंग जीत जाएंगे और सुफियानी की आर्मी खत्म हो जाएगी। सुफियानी ये देखकर वापस दमास्कस भागेगा, मगर इमाम मेहदी की फौज उसे पकड़ लेगी और इमाम मेहदी के सामने लाएगी। फिर इमाम मेहदी उसे खत्म कर देंगे और दुनिया पर हुकूमत करेंगे। हेलो, अगला टेशन करो जी। अभी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसका भी मतलब आप वाली कहानी बाद में देख लेंगे। मुट्टू पहले इसको कुछ सबक सिखाने के लिए सोचे। तो मैं यहाँ हाथ रखा, हम ये क्या सोच लिया। यहाँ क्या सोचा? आज होली नहीं, आज गणपति। बोलो गणपति बप्पा।